हेलो दोस्तों, पॉलिटी कैसे पढ़ें, आर्टिकल्स कैसे याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे याद रखें। लक्ष्मीकांत के पेज पढ़ते हुए नींद आ जाती है, देखा नहीं जाता है एक भी बार लक्ष्मीकांत का कोई पेज। जब भी पढ़ते हैं तो बस एक ही रट लगी रहती है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट, लोकसभा लोकसभा लोकसभा, राज्यसभा राज्यसभा राज्यसभा। ये क्या बोरिंग चीजें दोस्तों, बोरिंग आप बनाते हैं इन्हें। आप अगर चीजों को एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे तो आपके दिमाग में भी हो जाएंगी और आपको वो बोरिंग नहीं लगेगी। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे हम ये देखेंगे कि कैसे भारत के संविधान में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जो उस वक्त के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारणों की वजह से रेलेवेंट थे। हमने अपने संविधान को रिजिड भी नहीं रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है उसे चेंज करना, और हमने उसे फ्लेक्सिबल भी नहीं रखा है कि बड़ी आसानी से चेंज हो जाए। इसीलिए कई समय पे हमने देखा है अमेंडमेंट्स को होते हुए। कुछ अमेंडमेंट्स अच्छे, कुछ अमेंडमेंट्स थोड़े से भयानक भी थे, तो आज भयानक वाले भी पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले 20% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं मिशन यूपीएससी, तो 31 मार्च तक अगर आप ये हमारे कोड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कोर्स लेंगे तो 20% आपको उनके ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हमारे नंबर और ईमेल आईडी पे आप संपर्क जरूर कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। स्टार्ट करें बातचीत। अब हम देखते हैं कि 1975 से एक ऐसा समय शुरू होता है जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की टेंडेंसी देखी जाएगी, क्योंकि यह दौर था इमरजेंसी का दौर। इमरजेंसी का दौर आने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम यह था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिससे हमारी डेमोक्रेसी को भी डेंजर महसूस हुआ। तो यही चीज आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 1975 was the year where the emergency was declared, और उसके समय कई सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं। 1975 में पास हुआ। इसने क्या कहा? इसने यह कहा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट मेड इट नॉन जस्टिशिएबल, वेरी डेंजरस प्रोविजन। तो उसने जुडिशरी की पावर को कम करना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस के ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगेन समथिंग दैट इज डेंजरस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डर देते हैं ये मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही देते हैं, और ऑर्डिनेंस एक तरह से पैरेलल लेजिस्लेशन या लॉ की तरह काम करता है, जबकि लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का काम होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट से ये पावर अगर एब्सोल्यूटली ले जानी है तो ऑर्डिनेंस की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है नेशनल इमरजेंसी, और हमें पता होता है, हम आर्टिकल 352 में पढ़ते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है 3 ग्राउंड्स के ऊपर। 1975 में 3 ग्राउंड्स क्या थे? 1975 में 3 ग्राउंड्स थे या कारण थे वॉर, दूसरा था एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ध्यान से सुनना है क्योंकि आगे ये बदलेंगे, आगे चेंज होंगे। तो 1975 के अंदर यह भी कह दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि अगर एक ग्राउंड के ऊपर या एक रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो चुकी है तो प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंटली किसी और रीजन की वजह से भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर वॉर के बेसिस पे हुई थी तो आगे अगला प्रोक्लेमेशन आ सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए, और विदाउट रिवोकिंग द प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, पिछला ऑर्डर वापस लिए बिना ऐसा हो सकता है। अब आ गया सबसे भयानक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे कहा जा सकता है कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल बदलाव लाए जिसका इंपैक्ट आज भी हम अपने पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट में देखते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप प्रीएम्बल पढ़ते हो, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इमरजेंसी के दौरान पास करवाया गया। तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनके मन में कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस थे जिनको उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके आया। सबसे पहली बात तो यह साबित करना था कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सोशलिस्ट, सबसे ज्यादा सेकुलर है, और यह साबित करने के लिए उसे प्रीएम्बल के अंदर एक्सप्लिसिटली डाल दिया गया। सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक इक्वालिटी या सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यह चीज सोशलिज्म के अंदर आती है।
सो दिस वर्ड वाज एडेड। सेकुलर यानी कि हर धर्म के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये सेकुलर वर्ड के अंदर आता है। और इंटेग्रिटी यानी कि यूनिटी के साथ साथ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अखंडता की भी बात प्रीएम्बल में ऐड की गई। सेकेंड चीज, आर्टिकल 31C। देखो आर्टिकल 31C के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहां पे आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और वहां क्या कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों वहां पे हमने ये देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अगर हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करके गरीबों में बांटना चाहते थे जिससे इक्वालिटी बनी रहे तो वो उसकी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट कर देता था, तो हमेशा कोर्ट में केस हो जाता था। इसी चीज को रोकने के लिए हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा था। अब 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के 2 प्रोविजंस को इसमें इम्यूनिटी दे दी गई थी। अब क्या हुआ, अब किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर मैंने अप्लाई करना होगा तो 37 से लेके 51 तक जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई करने के लिए मेरे ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मैंने किसी की राइट टू प्रॉपर्टी या किसी की राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया। और तीसरी चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नया आर्टिकल लेके आता है, आर्टिकल 31D। इस आर्टिकल से क्या होता है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को एक्सेप्शन बना दिया जाता है टू एनी फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया गया है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, और इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, और आर्टिकल 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखना है अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। अभी भी से मतलब 1976 में, जिस साल में हम बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मैं उस साल की बात कर रहा हूं, 2023 की नहीं। अगला कदम क्या लिया गया, अगला कदम यह कहा गया कि भाई कोर्ट ना हमारे हर एक फैसले को बहुत ज्यादा काउंटर कर रहा है। तो 1967 के अंदर गोलकनाथ केस ले लो, 1970 के अंदर आरसी कूपर केस ले लो, कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि सरकार के लिए गए फैसले और उनके बनाए गए कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाता था। तो अब यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी गई पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सेंट्रल लॉज यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दे दी, और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट के विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर ये हाई कोर्ट्स को दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टेट का हाई कोर्ट किसी पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अभी और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आगे देखेंगे। तो बड़ा ही भयानक सा ये एक्ट था जिसमें कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ हमारे देश को ले गई। 42nd अमेंडमेंट ने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐड किए। जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ते हो तो सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते हो कि यहां पे ये चेंज हुआ, यहां पे ये चेंज हुआ, बट एक ही जगह अगर अमेंडमेंट की सारी चीजें आपको मिल जाए, वही मेरा एफर्ट यहां पे है, एंडेवर यहां पे है। आर्टिकल 39F ऐड किया जिसमें चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी हो हेल्दी मैनर में ग्रो करने की। आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऐड किया जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दिया जाए। आर्टिकल 43A ऐड किया जहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ट्रेड यूनियंस के थ्रू वो इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। और आर्टिकल 48A एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की एक वीडियो बना चुका हूं। तो हमारे YouTube चैनल पे जब आप सर्च करेंगे DPSP ट्रिक टू रिमेंबर DPSP, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वहां पे मैंने आपको बताया है कि कैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद करने। 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी बिठा के इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये कमेटी कहती है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी एज सिटीजंस ऑफ इंडिया।
तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में ऐड की गई। ये भी 42nd अमेंडमेंट से हुआ है। 42nd अमेंडमेंट से बेसिकली सरकार अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रही है और सिटीजनरी एज वेल एज द जुडिशरी उसकी पोजीशन को वीकन करने की कोशिश दिख रही है। आर्टिकल 74 के अंदर बदलाव आया। क्या? प्रेसिडेंट के लिए यह कंपलसरी हो गया कि चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस उन्हें देंगे वो उन्हें माननी पड़ेगी। सो इट मेड इट बाइंडिंग। Earlier it was not binding. That means president may have had the option to refuse the advice of the prime minister. Now he did not have that. एक और चीज इसने क्या किया? 42nd अमेंडमेंट बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है। एक और चीज इसने क्या किया? हमारे संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर यह लिखा था कि हर 10 साल बाद एक सेंसस होता है, यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। अब क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो अगर जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, जिसकी कम उसे कम मिलती हैं। हर 10 साल बाद पॉपुलेशन बदलेगी, सेंसस होगा और उस सेंसस के बाद नंबर ऑफ सीट्स भी बदलनी चाहिए। लेकिन 1976 के इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि साल 2000 तक नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विल नॉट चेंज। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या कम तेजी से बढ़ रही है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा कैसे मिलेगी? अगर सेंसस में पता लगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसकी नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा भी कम हो जाएगी और ये एक सजा की तरह है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। इसीलिए उसे रोकने के लिए 42nd अमेंडमेंट यहां पे लाया गया। एक और चीज, लोकसभा और स्टेट की असेंबली की ड्यूरेशन 5 से 6 साल कर दी गई। बाय दिस अमेंडमेंट दे चेंज द ड्यूरेशन इटसेल्फ कि 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दी जाएगी और ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। कोरम से रिलेटेड प्रोविजन भी संविधान से हटा दिया गया। कोरम का क्या मतलब होता है कि अगर आपने पार्लियामेंट की कोई सिटिंग करवानी है लोकसभा या राज्यसभा में, तो कम से कम 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ शुड बी प्रेजेंट। तो 10% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी कोई सिटिंग हो सकती है। इस मिनिमम स्ट्रेंथ को कोरम कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट से इस कोरम की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया ताकि अगर 20-25 लोग भी आ जाए तो हम उसे पास करवा ले कोई भी बिल। वेरी डेंजरस। अगेन, जैसा मैंने आपको बताया था सेंट्रल लॉज वाला, वो यहां पे भी रिपीट हो रहा है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने वाला कोई बेंच बैठेगा, यानी सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है, तो उसके लिए यह आर्टिकल ऐड किया गया, ये कहते हुए कि कम से कम 7 जजेस का बेंच होना चाहिए। उस बेंच के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर 7 जज बैठने चाहिए और 2/3, 2/3 जो लोग होंगे, जजेस होंगे, दे शुड एग्री। ये नहीं कि 50% से, नहीं, 67% या 66.6% शुड एग्री दैट दैट लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तभी वो इनवैलिड हो सकता है। 226 नंबर आर्टिकल, हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर। यह हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर काफी एक्सपेंसिव थी। इस रिट इशू करने की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उन्होंने उस पर कंडीशंस लगा दी कि 2-3 केसेस हैं, इन केसेस में रिट इशू नहीं कर सकते। और सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टेट लॉज की चेक होनी थी, जो हाई कोर्ट ने चेक करनी थी, वहां के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन निकाले कि जजेस सिर्फ 5 होने चाहिए और 2/3 जजेस को एग्री करना चाहिए। आर्टिकल 311, जहां पे सिविल सर्वेंट्स की डिसमिसल की बात होती है, वहां 2 टाइम पे उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। तो मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट को डिसमिस करना है, तो ही और शी गेट्स 2 अपॉर्चुनिटीज एज पर आर्टिकल 311 टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक, जब चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, और दूसरा, जब उनको सजा सुनाई जाने वाली है या अवॉर्ड करने वाले हैं पेनल्टी। तो 2 की जगह अब सिर्फ एक ही चांस मिलता है रिप्रेजेंटेशन का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 311 में ये चेंज लाया गया। सो नाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ ओनली वंस इन अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आर्टिकल 312 में बदलाव लाके ये कहा गया कि हम एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, वैसे ही जुडिशियल सर्विस भी बनाएंगे, लेकिन एक पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा। दोस्तों, आज तक ऐसा कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बना है, इसलिए आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में नहीं बनी। 42nd अमेंडमेंट यहां नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसने इतनी चीजें की हैं तो मुझे सारी तो बतानी पड़ेंगी। 323A और 323B के थ्रू उसने ट्राइब्यूनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया।
और ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास सौंप दी। तो यह चीज भी 42nd अमेंडमेंट से हुई थी। इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट ने बदली। क्या? सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन पूरे नेशन की जगह अगर मैं एक या दो स्टेट्स के लिए डिक्लेयर करना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं। This provision was added by this dangerous unconstitutional amendment. 356 में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो स्टेट इमरजेंसी को एक एक साल के लिए हर साल रिन्यू करवाया जा सकता है, ऐसा इस अमेंडमेंट ने कहा। और तो और आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है यानी कि संवैधानिक संशोधन होता है, 42nd अमेंडमेंट दोस्तों ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी कभी भी किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज ही नहीं हो सकता। सो दे स्टेटेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन अंडर आर्टिकल 368 कैन नेवर बी चैलेंज्ड। बहुत ही बुरी बात है। खैर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ तो मिनर्वा मिल्स केस ने ये वाले पर्टिकुलर प्रावधान को, ये वाले पर्टिकुलर प्रोविजन को तो वैसे ही खारिज कर दिया, कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, चैलेंज हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट ने क्या करना है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7th शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7वां शेड्यूल है, उसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट उठा के कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिए गए। तो स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। 5 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, ये वाले वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स, ये सारे प्रोविजंस ऐड कर दिए गए कंकरेंट लिस्ट में। इसी के तहत आप देखते हो कि बहुत सारे लॉज जो होते हैं एनवायरनमेंट को लेके वो सेंटर बनाता है। दोस्तों ये था 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें मैंने कितनी चीजें कवर की है एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। दोस्तों अमेंडमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रीलिम्स 2023 में जाने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 27 मार्च से, और पॉलिटी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ के जाने ही चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। और 27 मार्च से दिस शेड्यूल इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हो कि कौन से दिन पे कौन सी क्लास होगी। तो ये शेड्यूल से आप जरूर हमें फॉलो करें और प्रीलिम्स में अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ाएं। 42nd खत्म हुआ तो 43rd पे आते हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है जिससे चीजें बदलनी शुरू होगी। 43rd इज आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी एंड द न्यू गवर्नमेंट कम्स इनटू प्लेस। नई सरकार आ जाती है तो वो जो गलतियां पिछले अमेंडमेंट में हुई थी, जो डेमोक्रेसी के डेंजर वाले अमेंडमेंट्स थे, उनको थोड़ा सा ये इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। कैसे? 43rd अमेंडमेंट में 2 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो आपने रिट ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्शंस लाई थी ना, वो सारी खत्म कर दी। तो जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बताया था या रिट इशू करने की पावर के बारे में बताया था, जो पिछले अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट में बदलाव लाए थे, वो सारे खत्म हो गए। अब बढ़िया से वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ गई कि वो स्टेट लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है, सेंट्रल लॉ को भी। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी ये पावर आ गई कि वो स्टेट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है या सेंट्रल लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट के पास जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज वाला जो स्पेशल पावर था, याद है आर्टिकल 31D, ये आर्टिकल 31D उसने हटा दी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कानून पास करते हो और उसको इम्यूनिटी दे देते हो फंडामेंटल राइट से, तो लोगों की बेसिक फ्रीडम को डेंजर है। तो 31D जो ऐड किया गया था, खत्म, उड़ गया। अब आता है वो एक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने एक्चुअल में उन सारी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। यह समय था 1977 का। 1978 में बेसिकली ये पास हुआ था। तो 1977 से लेके 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय इमरजेंसी के दौरान किए गए बदलावों को दोबारा बदला गया। मेन चीज, आपने पहली चीज इरिस्पेक्टिव ऑफ इमरजेंसी क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि ये जो खिचखिच हो रही है कि बार बार राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया जा रहा है, वो खत्म कर देना, एक बार जड़ से निकाल। कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही नहीं रहेगा लोगों का, तो हमें एक आसानी होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने में। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए कदम उठाना, और उसके लिए कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगानी पड़ती है, क्योंकि
एक्सेस वेल्थ अगर किसी के पास होगी, एक्सेस इनकम किसी के पास होगी, तो मैं बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक और पार्ट में, दैट इज 300A। So right to property is not a fundamental right, but it is a constitutional right. ये 44th अमेंडमेंट अच्छी चीजें करेगा आपसे। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक फंडामेंटल राइट को बदला गया, उसके अलावा जो भी चीजें अच्छी हैं। क्या? आर्टिकल 38 में मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो थी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा इलेक्शंस, इन सब इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स को लेके जो पावर थी वो छीन ली गई थी। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से पावर छीन ली गई थी। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट अर्लियर वाज डिवेस्टेड फ्रॉम इट्स पावर टू इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन और द पीएम और लोकसभा इलेक्शन, बट दिस वाज अगेन गिवन बैक टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अच्छी चीजें कर रहा है। प्रेसिडेंट के पास हमने बोला था प्रेसिडेंट इज स्टिल बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये नहीं इन्होंने बदला। क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स की तो चलनी चाहिए, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को वापस भेज सकते हैं। ही हैज एन ऑप्शन और शी हैज एन ऑप्शन टू सेंड द एडवाइस बैक वंस, एक बार उसे जरूर वापस भेजा जा सकता है। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों की टर्म्स को 5-5 साल तक रिस्टोर कर दिया गया, जो 6 साल बढ़ गई थी उसको 5 साल वापस कर दिया गया। हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होते हैं, they were earlier supposed to be inspired from the privileges that was taken from British House of Commons, यानी ब्रिटेन की जो लोकसभा है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, वहां पे जो प्रिविलेजेस होते थे वही इंडिया में लगने थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा संविधान में लिखा था। इस ब्रिटिश कनेक्शन को काट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं रहे, हम उनको फॉलो क्यों करें। तो इसीलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो रेफरेंस है वो खत्म कर दिया गया बाय दिस 44th अमेंडमेंट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वर मेड अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जजेस, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। तो हमें पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी भी एमिनेंट जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं होता है। 42nd अमेंडमेंट ने, यानी इससे पिछले अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया था कि आप हाई कोर्ट के जजेस को भी ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट कर सकते हो। इसका मतलब अगर वो बाकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो प्रेसिडेंट की नजर में बस वो जुडिशियल सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ये प्रोविजन हटा दिया गया। किसने? 44th अमेंडमेंट ने, ताकि एक प्रॉपर सिस्टमिक प्रोसीजर बना रहे। हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन वाली जो पावर्स थी वो रिस्टोर कर दी गई। इनफैक्ट ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो उनकी सुपरिटेंडेंस की पावर थी, ट्राइब्यूनल्स को पहले हाई कोर्ट के बाहर रखा गया था कि हाई कोर्ट उसमें अपील नहीं सुन सकता ट्राइब्यूनल से, लेकिन इसने वो दोबारा वापस दे दी। डिलीटेड द प्रोविजन मेकिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फाइनल, कहने का मतलब कि आप कभी भी प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को, गवर्नर के ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा था ना, याद है? अब वो हट गया, तो चैलेंज कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी लगाना मुश्किल कर दिया 44th अमेंडमेंट ने। इट मेड इट एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू मेक अ प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यू अ नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो आप नेशनल इमरजेंसी लगाते थे उसको बदल दिया गया और लिखा गया आर्म्ड रिबेलियन। उसको क्या लिखा गया? आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कभी भी कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के अलावा नहीं हो सकता। नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कभी भी कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के अलावा नहीं हो सकता। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करवाने का टाइम लिमिट पहले होता था 2 महीने। तो जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि देश में इमरजेंसी लग गई है तो उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव करवाना होता था, वो 2 महीने के अंदर करवाना होता था। 44th अमेंडमेंट ने कहा 2 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर करवाओ। स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करवाओ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि ऐसे नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग आए हैं उनका 50%, ना ना ना, पहले तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनसे पास करवाओगे तभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो
कंटिन्यू रहेगी 1 महीने के बाद, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो हर 6 महीने में आपको इस अप्रूवल को रिन्यू करना है। और ये प्रोविजन, ये सारे सेफगार्ड जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए, ये किसने डाले हैं? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने। लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर सकती है। कौन से रेजोल्यूशन को? जब आपने नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है। सो व्हेन यू हैव टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, इट कैन बी डन ओनली बाय द लोकसभा। अकेले लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा की जरूरत नहीं, और वो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। इसका मतलब ये कि इमरजेंसी लगाना मुश्किल, हटाना आसान। नेशनल इमरजेंसी में और भी चीजें चेंज की गई। क्या? आर्टिकल 19 की सस्पेंशन के बारे में आर्टिकल 358 कहता है कि आपकी जो 6 फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 के तहत सस्पेंड की जा सकती है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। सो यू हैव गॉट 6 फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। मुझे बता दो कमेंट में कौन सी हैं, तो फिर मैं आपको अप्रिशिएट भी कर पाऊंगा। और अगर आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती थी तो यह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या कहा गया? अगर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, मतलब इंटरनली कोई किसी ने क्रांति ले आई है और वेपन्स वगैरह उठा लिए, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। मतलब आप तब भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, ये सारी वायलेट होती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब आर्टिकल 19 पूरी तरह सस्पेंड हो जाएगा। देन आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड कंप्लीटली। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब आर्टिकल 20 के अंदर जो आपको 3 टाइप्स की प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, 3 टाइप्स की प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है फ्रॉम कन्विक्शन, और आर्टिकल 21 के अंदर जो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, दोनों ही, वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। तो नेशनल इमरजेंसी लगे या ना लगे, 20 and 21 कैन नॉट बी टच्ड, क्लियरली इट हैज मेंशन्ड। सिमिलरली स्टेट इमरजेंसी को लेके भी उसने कुछ बातें बताई, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी उसने ये कहा कि इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। सो 44th अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग और रिपेयरिंग द डैमेज डन बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट समाप्त होता है। एक लास्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी के बचे हुए अमेंडमेंट्स करूंगा। ये 2 बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, इसलिए इनको सीक्वेंस में करवाया है, और इसके बाद के सारे अमेंडमेंट्स एक वीडियो के अंदर मैं कंक्लूड कर दूंगा और आपकी अमेंडमेंट्स की रिवीजन हो जाएगी बड़े अच्छे से। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और प्लीज हमारे जितने भी और भी वीडियोस आते हैं, अन्य भी वीडियोस आते हैं, आप उन्हें जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम अपना कंट्रीब्यूशन आपको दे सकें। धन्यवाद।